हेलो बच्चों, मैं हूं डॉक्टर अखिलेश पांडे। ये है आपका पसंदीदा चैनल साइंस वाला एकेडमी। आज बच्चों ये मोशन का थर्ड लेक्चर है जिसमें हम लोग एक्सीलरेशन को डिटेल से समझेंगे। इसके पहले हमने आपको क्या क्या चीजें बताई हैं? डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड और वेलोसिटी। डिस्टेंस को बच्चों मैंने बताया था कि एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ ट्रेवल्ड, कि जो जिस रास्ते पे मोशन हो रहा है उस रास्ते की लंबाई को डिस्टेंस बोलते हैं। जब डिस्प्लेसमेंट की बात होती है तो हमको रास्ते से मतलब नहीं रह जाता, हमको केवल कि हमने जर्नी कहां से स्टार्ट की, मोशन कहां से स्टार्ट हुआ और मोशन का एंड कहां पे हुआ। तो स्टार्टिंग पॉइंट और फाइनल पॉइंट केवल 2 पॉइंट से मतलब होता है और दोनों पॉइंट को हम स्ट्रेट लाइन से सीधे मिला देते हैं और इसी को मेजर करते हैं। ये डिस्प्लेसमेंट है। और अगर हम रास्ते को मेजर करते हैं कि पूरा पाथ लेंथ कितना है, वो क्या होता है? डिस्टेंस होता है। बच्चों जब हम स्पीड की बात करते हैं तो स्पीड क्या है कि कितना डिस्टेंस ट्रेवल हुआ और उसको ट्रेवल करने में कितना टाइम लगा, टाइम टेकन। तो स्पीड का संबंध डिस्टेंस से है। किससे है? डिस्टेंस से। डिस्टेंस अपॉन टाइम इज स्पीड। और जब वेलोसिटी की बात करते हैं तो वेलोसिटी का संबंध बच्चों डिस्प्लेसमेंट से है कि कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है, बॉडी का कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है और उस डिस्प्लेसमेंट होने में कितना टाइम लगा है। तो वेलोसिटी इज रिलेटेड टू डिस्प्लेसमेंट और स्पीड इज रिलेटेड टू डिस्टेंस। तो डिस्टेंस अपॉन टाइम इज स्पीड एंड डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इज वेलोसिटी। मैंने ये भी पिछले लेक्चर में बताया था कि बच्चों स्पीड क्या है? स्केलर क्वांटिटी है। क्या है? स्केलर क्वांटिटी है। और वेलोसिटी क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। तो जिस क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू की जरूरत होती है, मैग्नीट्यूड की जरूरत होती है, तो उसको स्केलर बोलते हैं। और जिसको रिप्रेजेंट करने के लिए, जिसको समझने के लिए मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन की भी जरूरत होती है, उसको वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं। तो ये जानना क्यों महत्वपूर्ण है कि कौन सी फिजिकल क्वांटिटी, जिसके बारे में हम पढ़ाई कर रहे हैं, कौन सी फिजिकल क्वांटिटी स्केलर है और कौन सी फिजिकल क्वांटिटी वेक्टर है, ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि स्केलर जितनी भी क्वांटिटीज होती हैं वो सिंपल जो अरिथमेटिक प्रोसेस होता है, जैसे नॉर्मल जो हम लोग जोड़ना, घटाना और मल्टीप्लिकेशन करना, डिवीजन करना, जो नॉर्मल तरीके से हम लोग करते हैं वो वहां पे अप्लाई होता है। लेकिन वेक्टर का एडिशन, वेक्टर का सब्सट्रैक्शन, वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन सब अलग तरीके से होता है। तो इसलिए ये जानना बहुत जरूरी है कि ये क्वांटिटी वेक्टर है या ये क्वांटिटी स्केलर है। अगर वेक्टर क्वांटिटी है तो वेक्टर एडिशन में वेक्टर के हिसाब से जो रूल्स फॉलो वेक्टर एडिशन करता है उसके हिसाब से हमको चीजों को ऐड करना पड़ेगा। वेक्टर क्वांटिटी में 5 + 5 0 भी हो सकता है और 5 + 5 10 भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ डायरेक्शन भी इसमें आ गया। तो डायरेक्शन को हम लोग कैसे डिनोट करते हैं? हम लोग नंबर लाइन से। मैंने बताया था कि ये सपोज करिए ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। तो इस डायरेक्शन में अगर मोशन हो रहा है तो इसको हम लोग क्या लेते हैं? पॉजिटिव। और अगर ऐसे वाई डायरेक्शन में मोशन हो रहा है तो इसको पॉजिटिव लेते हैं, इसको निगेटिव और नीचे की तरफ निगेटिव। तो इस तरीके से हम लोग वेक्टर में डायरेक्शन को जो है इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। वेक्टर को रिप्रेजेंट जो है मैंने बोला था कि ये
एरो से किया जाता है। और यहाँ पर जो एरो की लेंथ है, जो इस तीर की जो लंबाई है, ये उसके मैग्नीट्यूड को बताता है। तो इसमें ये भी ध्यान रखना है कि एरो की लेंथ, जैसे अगर कोई वेक्टर का मैग्नीट्यूड 5 है और किसी दूसरे वेक्टर का जो है मैग्नीट्यूड जो है 4 है, तो यहाँ पे जो है हमको ये ध्यान रखना है कि 5 वाले का जो लेंथ है वो ज्यादा रखना है, 4 वाले का थोड़ा सा कम रखना। सपोज करिए ये 5 मीटर डिस्प्लेसमेंट है, तो ये थोड़ा सा इसका जो तीर है लंबा रखना है, और अगर 4 मीटर का डिस्प्लेसमेंट है, तीर को छोटा रखना है कंपैरेटिवली। तो इसका भी ध्यान रखना है कि हम कितना बड़ा तीर बना रहे हैं। तो क्योंकि तीर की जो लंबाई है, जो एरो की लंबाई है, वो क्या बताता है, मैग्नीट्यूड, न्यूमेरिकल वैल्यू कितना है, क्वांटिटी कितना है। और जो है एरो क्या बताता है, ये डायरेक्शन बताता है। अगर एरो की डायरेक्शन इस डायरेक्शन में है तो पॉजिटिव, अगर अपवर्ड डायरेक्शन में है तो पॉजिटिव, अदरवाइज अगर इस लेफ्ट साइड और डाउनवर्ड डायरेक्शन में है तो निगेटिव। तो इस तरीके से हम डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं और उसको प्लस माइनस हम लोग इस तरीके से उसको जो है देते हैं। तो वेक्टर में हमको ध्यान रखना पड़ता है कि डायरेक्शन का भी, उसकी वजह से वो क्वांटिटी माइनस भी हो सकती है और प्लस भी हो सकती है। तो अगर सपोज करिए कि 5 मीटर, जैसे इसको जो है क्या डायरेक्शन बोलते हैं, ईस्ट डायरेक्शन, और इसको नॉर्थ, ये वेस्ट डायरेक्शन, ये है साउथ। तो जैसा कि मैंने यहाँ दिखाया है कि ईस्ट डायरेक्शन में अगर मोशन हो रहा है तो उसको पॉजिटिव बोलेंगे, और नॉर्थ डायरेक्शन में मोशन हो रहा है उसको भी पॉजिटिव बोलेंगे, और अगर वेस्ट डायरेक्शन में मोशन हो रहा है तो निगेटिव, और साउथ डायरेक्शन में अगर मोशन हो रहा है तो निगेटिव। तो अगर कोई बॉडी है जो ईस्ट डायरेक्शन में मोशन कर रही है तो ईस्ट डायरेक्शन में चाहे वो जो है वेलोसिटी हो चाहे डिस्प्लेसमेंट हो, उसको पॉजिटिव लिया जाएगा। तो सपोज करो कि किसी, अगर ये कहा जाता है कि कोई बॉडी है जो ईस्ट डायरेक्शन में जो है मोशन कर रही है, अगर इसकी वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड है और कुछ देर बाद वही बॉडी जो है कुछ दूर जा करके फिर वेस्ट डायरेक्शन में उसका मोशन होने लगता है, तो और वो भी जो वेलोसिटी है 5 मीटर पर सेकेंड है लेकिन वेस्ट डायरेक्शन में है। तो जैसा मैंने बताया कि वेस्ट डायरेक्शन को माइनस से रिप्रेजेंट करते हैं और ईस्ट डायरेक्शन को प्लस से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर ये दोनों वेलोसिटी को जोड़ा जाएगा, अगर दोनों वेलोसिटी को ऐड कर दिया जाएगा तो क्या हो जाएगा, +5 -5 0 हो गया। तो यहाँ पे दो वेलोसिटी को ऐड किया जा रहा है लेकिन आंसर क्या आ रहा है, 0। तो इस चीज का ध्यान रखना है, ये चीज कभी स्केलर में नहीं हो सकता। अगर यहीं ये कह दिया जाए कि ये स्पीड है 5 मीटर पर सेकेंड जो है ये स्पीड है, तो ये दोनों स्पीड ऐड करेंगे तो जो नॉर्मल जैसे अरिथमेटिक जो प्रोसेस होता है 5 + 5 ये 10 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। तो यहाँ पे जो सिंपल एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का जो रूल सिंपल अरिथमेटिक प्रोसेस में होता है वही फॉलो किया जाता है जब हम स्केलर क्वांटिटीज को जोड़ते घटाते हैं। लेकिन जैसे ही अगर हम ये जान गए कि नहीं ये वेक्टर क्वांटिटी है तो हमको वेक्टर का रूल फॉलो करना पड़ेगा। कभी कभी अगर दो डिफरेंट डायरेक्शन में है तो वहां पे हमको ट्रायंगल रूल भी फॉलो करना पड़ सकता है। जैसे अगर कि एक की वेलोसिटी नॉर्थ में है, सपोज करिए 5 मीटर पर सेकेंड, और एक वेलोसिटी जो है सपोज करिए कि ईस्ट में है 4 मीटर पर सेकेंड, तो जो है यहां पर अगर इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या है, ये ट्रायंगल रूल फॉलो करेगा। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, √5² + 4²। तो इस चीज का ध्यान रखना है कि जो वेक्टर क्वांटिटीज का एडिशन एकदम डिफरेंट होता है, वहां पे नॉर्मल तरीके से हम दोनों क्वांटिटीज को जोड़ नहीं सकते। उसी तरीके से मल्टीप्लिकेशन के भी रूल है जो आगे वेक्टर को जब हम लोग जो है पढ़ेंगे तो वहां पे डिटेल से उसको समझना है, उसको सीखना है। तो अभी हम लोग आज सीखना है एक्सीलरेशन क्या है। तो एक्सीलरेशन का संबंध बच्चों वेलोसिटी से है,
और हमने एक चीज और बताया था कि अगर हमको हर क्वांटिटी, हर फिजिकल क्वांटिटी को रटने की जरूरत नहीं है, हर फिजिकल क्वांटिटी को रटने की जरूरत नहीं है। अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी दो क्वांटिटी से मिल रही है, दो क्वांटिटी से डिराइव हो रही है, और उसमें से एक भी अगर वेक्टर है, एक भी अगर वेक्टर है, तो क्वांटिटी अपने आप वेक्टर हो जाएगी। जैसे यहाँ डिस्प्लेसमेंट और टाइम के डिवीजन से वेलोसिटी मिल रही थी, तो चूंकि ऊपर और नीचे दोनों में से एक भी अगर वेक्टर है तो ये क्वांटिटी वेक्टर कहलाएगी। तो चूंकि ये डिस्प्लेसमेंट यहाँ वेक्टर था, इसलिए ऑलरेडी ये वेक्टर हो गई। यहाँ चूंकि दोनों स्केलर था, इसलिए स्केलर हो गया। तो सिंपल तरीके से भी हम लोग ऐसे बहुत सारी क्वांटिटी को ऐसे ही समझ सकते हैं बिना उसको रटे हुए, कि अगर जो है कोई भी फिजिकल क्वांटिटी डिवीजन से अगर मिल रही है तो उसमें चाहे न्यूमरेटर चाहे डिनोमिनेटर में से कोई भी क्वांटिटी अगर वेक्टर है तो वो जो क्वांटिटी मिल रही हो क्या हो जाएगी, वेक्टर हो जाएगी। तो अब हम लोग समझते हैं कि एक्सेलरेशन क्या है। तो जैसा कि मैंने बताया कि एक्सेलरेशन का जो संबंध है वो वेलोसिटी से है। क्या है एक्सेलरेशन? एक्सेलरेशन क्या बताता है, ठीक है। तो जब मोशन के दौरान वेलोसिटी चेंज हो रही होती है, वेलोसिटी बदल रही होती है, तो ऐसे मोशन को हम बोलते हैं कि ये एक्सीलरेटेड मोशन है। तो चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी, और कितना क्विकली वेलोसिटी चेंज हो रही है वही एक्सेलरेशन है। अगर वेलोसिटी बहुत जल्दी से चेंज हो रही है तो हम कहेंगे कि बहुत ज्यादा एक्सेलरेशन है। तो ये एक्सेलरेशन बताता क्या है कि वेलोसिटी का जो चेंज है कितना क्विक है, हाउ क्विकली इज वेलोसिटी चेंजिंग, तो ये एक्सेलरेशन बताता है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज एक्सेलरेशन, किस रेट से वेलोसिटी चेंज हो रही है। तो एक्सीलरेशन क्या हो गया, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। और ये क्या बताता है कि हाउ क्विकली, कितना जल्दी जल्दी, हाउ क्विकली वेलोसिटी इज चेंजिंग। तो एक्सेलरेशन को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट करते हैं ए से, और जो भी वेक्टर क्वांटिटी होती है उसको रिप्रेजेंट करने का एक तरीका क्या होता है कि उसके ऊपर एक एरो लगा दिया जाता है। तो अगर किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के ऊपर आप एरो लगा हुआ देखें तो आप समझ जाया करिए कि ये वेक्टर क्वांटिटी है। तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी, कि वेलोसिटी में कितना चेंज आया है। जैसे 5 से 10 हो गया तो चेंज कितने का हुआ, 5 का हुआ। तो वेलोसिटी में कितना चेंज आया, जैसे सपोज करिए कि कोई मोशन स्टार्ट हुआ है, तो जब ऐसे कहा जाता है कि कोई मोशन जो है स्टार्ट हुआ है, इसका मतलब पहले वो स्टेशनरी जो है ऑब्जेक्ट था, अब वो मोशन में आया है। तो पहले वेलोसिटी कितनी थी, 0 थी, क्योंकि वो स्टेशनरी था, रुका हुआ था, खड़ा हुआ था। अब उसमें मोशन आ गया, तो चेंज कितना आया वेलोसिटी में, और उस चेंज आने में कितना समय लगा, टाइम टेकन। तो चेंज इन वेलोसिटी, इसके मतलब चेंज मतलब डिफरेंस इन वेलोसिटी, तो उसके लिए दो वेलोसिटी की हमको जरूरत पड़ेगी। कौन कौन? एक इनिशियल वेलोसिटी क्या थी और फाइनली क्या वेलोसिटी हो गई, यानी कि फाइनल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी। अगर इसको पहले ऐसे ही लिख देते हैं, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी में से इनिशियल वेलोसिटी को डिफरेंस निकाल लेंगे, दोनों को माइनस कर देंगे तो डिफरेंस आ जाएगा कि कितना चेंज हुआ है वेलोसिटी में और कितना टाइम लगा, कितना टाइम लगा उसको चेंज आने में, टाइम टेकन।
अक्सर बच्चों इनिशियल वेलोसिटी को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं u से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? u से। और फाइनल वेलोसिटी को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं? v से। तो इसको अगर हम लोग शॉर्ट में लिखना चाहें तो एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या हो जाएगा? v माइनस u, ये भी वेक्टर है, ये भी वेक्टर है, अपॉन t। टाइम तो स्केलर होता है। तो ये है फार्मूला बच्चों। इस फार्मूले को आपको याद रखना है कि फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई है और स्टार्टिंग में कितनी वेलोसिटी थी, दोनों का डिफरेंस निकाल लेना है। दोनों को जो है माइनस करके डिफरेंस निकाल लेना है, और वो डिफरेंस आने में, वो वेलोसिटी में डिफरेंस आने में कितना समय लगा, कितना समय लगा, अगर जो है दोनों को डिवाइड कर देंगे तो क्या मिल जाएगा कि एक्सेलरेशन क्या था। अगर बच्चों इसको सॉल्व करेंगे तो आप देख रहे होंगे कि ये फार्मूला आपको दिख रहा होगा, v इक्वल टू u प्लस at। तो एक रिलेशन भी निकल आया वेलोसिटी और एक्सेलरेशन में क्या रिलेशन है। तो आपने ये देखा कि व्हाट इज एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन का फार्मूला क्या है, कैसे ये फार्मूला आया है, इसको आपने अभी तक समझा। अब जैसा कि मैंने बताया कि एक्सेलरेशन का संबंध स्पीड से नहीं है, किससे है? वेलोसिटी से है। तो वेलोसिटी क्या है बच्चों? वेक्टर क्वांटिटी है, और एक्सेलरेशन चूंकि वेक्टर और स्केलर के डिवीजन से क्वांटिटी मिली है, तो जैसा कि मैंने बताया भी कि अगर न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर में से कोई भी वेक्टर है तो जो क्वांटिटी मिल रही है वो भी वेक्टर हो जाएगी। इसका मतलब एक्सेलरेशन भी क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन क्या बताता है? इसका जो डायरेक्शन है कि किस डायरेक्शन में जो है एक्सेलरेशन हो रहा है, ये क्या बताएगा? ये बताएगा कि चेंज इन वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या है, क्योंकि चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन ही तो एक्सेलरेशन है। तो चेंज इन वेलोसिटी का क्या डायरेक्शन है, वही किसका डायरेक्शन होगा? एक्सेलरेशन का डायरेक्शन होगा। एक्सेलरेशन का जो डायरेक्शन है ये मोशन का डायरेक्शन नहीं है। मोशन के डायरेक्शन को एक्सेलरेशन का डायरेक्शन नहीं समझना है, ठीक है? ये क्या है? चेंज इन वेलोसिटी का जो डायरेक्शन है वो एक्सेलरेशन का डायरेक्शन है। मोशन का डायरेक्शन कौन बताता है? वो वेलोसिटी का डायरेक्शन बताता है। तो जो वेलोसिटी का डायरेक्शन होगा वो मोशन का डायरेक्शन होगा। डायरेक्शन ऑफ मोशन, तो डायरेक्शन ऑफ मोशन किससे पता चलता है? वेलोसिटी के डायरेक्शन से। और एक्सेलरेशन के डायरेक्शन से क्या पता चलता है कि चेंज इन वेलोसिटी का डायरेक्शन। डायरेक्शन ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, तो इसको ध्यान रखना है। दूसरा कि जब हम ये जान गए कि एक्सेलरेशन का संबंध वेलोसिटी से है, तो इसका मतलब कि एक्सेलरेशन होने के लिए जो है 3 तरीके हो सकते हैं। क्या क्या? कि वेलोसिटी, जैसे वेलोसिटी चूंकि वेलोसिटी क्या है? वेक्टर है। तो वेलोसिटी में क्या है? स्पीड विथ डायरेक्शन। मैंने बताया था कि स्पीड उसका मैग्नीट्यूड है और डायरेक्शन। तो अगर स्पीड विथ डायरेक्शन, डायरेक्शन के साथ अगर जो है स्पीड को हम कंसीडर करते हैं तो वही तो वेलोसिटी है। तो वेलोसिटी में स्पीड भी है और डायरेक्शन भी है। स्पीड एंड डायरेक्शन। और चेंज इन वेलोसिटी जब होता है तो हम कहते हैं कि एक्सेलरेशन आ गया। तो इसका मतलब देयर आर 3 वेज फॉर एक्सेलरेशन। 3 वेज फॉर एक्सेलरेशन।
आराम से आपको देखते ही समझ में आ गया होगा कि वो 3 वेज में क्या क्या हो सकता है कि अगर स्पीड में चेंज हो, स्पीड, चेंज इन स्पीड बट नॉट डायरेक्शन, डायरेक्शन में चेंज ना हो, स्पीड में केवल चेंज हो, तब भी तो वेलोसिटी चेंज हो गई, क्योंकि वेलोसिटी में दोनों चीजें हैं। तो चेंज इन स्पीड बट नो चेंज इन डायरेक्शन। दूसरा वेलोसिटी में कैसे परिवर्तन आ सकता है कि चेंज इन ओनली डायरेक्शन नॉट इन स्पीड, स्पीड ना बदले, स्पीड कांस्टेंट रहे, यूनिफॉर्म रहे, नो चेंज इन स्पीड बट ओनली डायरेक्शन चेंजेस। तो केवल डायरेक्शन भी अगर बदल जाता है तब भी तो वेलोसिटी बदल गई, क्योंकि वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, इससे मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड ही स्पीड कहलाता है, तो उसमें स्पीड भी है और डायरेक्शन भी है। तो अगर केवल स्पीड बदलती है, डायरेक्शन नहीं बदलता, तब भी वेलोसिटी बदल जाएगी, और अगर केवल डायरेक्शन बदलता है और स्पीड नहीं बदलती तब भी तो वेलोसिटी बदलेगी। और तीसरा क्या कि दोनों ही बदले, स्पीड भी बदलती रहे और डायरेक्शन भी बदलता रहे। चेंज इन स्पीड एंड आल्सो चेंज इन डायरेक्शन। जैसे अगर रैंडम पाथ पे मोशन हो रहा है तो यहां बार बार डायरेक्शन भी बदल रहा है और स्पीड भी बदल रही है। अगर जिगजैग पाथ है इस तरीके से, और इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल क्या है कि जहां स्पीड बदल ही नहीं रही है, केवल क्या बदल रहा है, डायरेक्शन, डायरेक्शन बार बार बदल रहा है लेकिन स्पीड नहीं बदल रही है। सबसे बढ़िया एग्जांपल यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। जैसे अगर आप जो है किसी पत्थर के टुकड़े को रस्सी से बांध दीजिए और उसको ऐसे से घुमाइए, तो जो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, यहां पर क्या है कि हर जगह जो स्पीड है, चूंकि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हर जगह स्पीड बराबर है, तो स्पीड मतलब मैग्नीट्यूड, वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है वो नहीं बदल रहा है, हर जगह बराबर है। अगर जैसे 5 मीटर पर सेकेंड है तो हर जगह, चाहे इस पॉइंट पर भी 5 मीटर पर सेकेंड रहेगा, यहां पर भी 5 मीटर पर सेकेंड रहेगा, यहां पर भी 5 मीटर, कहीं पर भी उसका जो स्पीड है 5 मीटर पर सेकेंड ही रहेगा, लेकिन उसका डायरेक्शन हर पॉइंट पे चेंज हो रहा है। डायरेक्शन बच्चों, जब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की बात करते हैं तो वहां पे डायरेक्शन कैसे हम लोग बताते हैं, क्या डायरेक्शन है, किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे डायरेक्शन क्या है, कैसे बताते हैं। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के तो बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, जैसे जो सैटेलाइट्स है, जब जो है अर्थ के ऑर्बिट में जो उनका मोशन होता है वो भी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। हमारी अर्थ का मोशन सन के अराउंड वो भी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। मून का, चंद्रमा का जो मोशन है अर्थ के अराउंड वो भी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में अगर हमको डायरेक्शन बताना होता है कि किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे क्या डायरेक्शन है वेलोसिटी की, तो हम कैसे उसको बताते हैं कि उस पर्टिकुलर पॉइंट पे टेंजेंट खींच करके, क्या खींच के, टेंजेंट, तो इसको टच करते हुए, इस सर्किल को जो है पेरिफेरी को टच करते हुए हमें टेंजेंट खींच देते हैं, तो ये है डायरेक्शन।
अगर हम इस तरीके से ऐसे मोशन कर रहे हैं तो ये जैसे इस पॉइंट पे अगर करना है ऐसे टेंजेंट खींच दीजिए, इस पॉइंट पे ऐसे टेंजेंट खींच दीजिए, इस पॉइंट कहीं भी इसको टच करते हुए जो लाइन खींचेंगे, टेंजेंट जो खींचेंगे वही उस पर्टिकुलर पॉइंट पे उसके डायरेक्शन को बताएगा। तो इस तरीके से बच्चों हमने देखा कि 3 तरीके से एक्सेलरेशन मिल सकता है कि जब स्पीड बदले तब एक्सेलरेशन हो सकता है मोशन में, जब केवल डायरेक्शन बदले स्पीड ना बदले, स्पीड कांस्टेंट हो तब भी एक्सेलरेटेड मोशन हो सकता है, और अगर स्पीड भी बदल रहा है साथ में डायरेक्शन भी बदल रहा है तब भी एक्सेलरेटेड मोशन हो सकता है। और एक्सेलरेशन को चूंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है तो वेक्टर क्वांटिटी में हमने पहले ही बताया है कि जो भी वेक्टर क्वांटिटी होती है वो पॉजिटिव भी हो सकती है और निगेटिव भी हो सकती है। तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव भी हो सकता है और एक्सेलरेशन निगेटिव भी हो सकता है, और जब पॉजिटिव निगेटिव दोनों वैल्यू रहेगी तो जाहिर सी बात है कि एक वैल्यू बीच की होगी जो 0 भी होगी। तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव भी हो सकता है, एक्सेलरेशन निगेटिव भी हो सकता है और एक्सेलरेशन 0 भी हो सकता है। पॉजिटिव एक्सेलरेशन कब बोलते हैं, कब हम कहेंगे कि पॉजिटिव एक्सेलरेशन? तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन का सिंपल सा मतलब है कि ये वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग व्हेन वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग। अगर वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा है, जैसे इनिशियल वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड था, फाइनल वेलोसिटी 15 मीटर पर सेकंड, इंक्रीज हुआ ना। इनिशियल वेलोसिटी 0, जैसे स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है अभी बस मोशन शुरू किया है, इनिशियल वेलोसिटी 0 और फाइनल वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड, इंक्रीज हुआ। तो जब भी वेलोसिटी बढ़ रही हो, इंक्रीज कर रही हो, तो हम कहते हैं कि एक्सेलरेशन पॉजिटिव है। और व्हेन वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग, जब वेलोसिटी घट रही हो, जैसे इनिशियल वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड है और फाइनल वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड हो गई, इसका मतलब वेलोसिटी घट रही है। हमने क्या लगाया है, ब्रेक लगाया है। तो जब हम ब्रेक्स अप्लाई करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, जैसे कोई कार ड्राइव कर रहा है तो उसमें एक्सेलरेटर भी होता है, ब्रेक भी होता है। जब एक्सेलरेटर दबाएंगे तो वेलोसिटी क्या होगी, इंक्रीज करेगी, और जब ब्रेक दबा देंगे तो वेलोसिटी घटेगी। तो जब वेलोसिटी घट रही हो तो एक्सेलरेशन को हम लोग निगेटिव लेते हैं, और जब वेलोसिटी इंक्रीज कर रही हो, बढ़ रही हो, तो एक्सेलरेशन को पॉजिटिव लेते हैं। और व्हेन देयर इज नो चेंज इन वेलोसिटी, व्हेन देयर इज नो चेंज इन वेलोसिटी, बच्चों वेलोसिटी की बात हो रही है, नो चेंज इन वेलोसिटी, यानी यहां दोनों चीज है, स्पीड भी नहीं बदल रही है और डायरेक्शन भी नहीं बदल रहा है। तो दोनों में बदलाव नहीं हो रहा है, स्पीड भी कांस्टेंट है और डायरेक्शन भी कांस्टेंट है। जैसे सपोज करिए हाईवे पे आप जा रहे हैं, पूरी रोड एकदम खाली है, आराम से आप जो है ना एक्सीलेटर से भी आपने पैर हटा रखा है, आराम से गाड़ी, जैसे सपोज करिए आप 80 मीटर पर जो है 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड जो है आप स्पीड आपने कर रखा है, तो 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गाड़ी लगातार उसी स्पीड से चली जा रही है। आपने जो है एक्सीलेटर जब नहीं ले रहे हैं तो वहां पे क्या है, आपकी स्पीड भी कांस्टेंट बनी हुई है और डायरेक्शन भी आप सेम डायरेक्शन में सेम स्पीड से अगर मोशन कर रहे हैं तो वहां पे एक्सेलरेशन क्या होगा, 0। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी में कोई चेंज आया ही नहीं।
आप ना तो स्पीड में कोई चेंज आया और ना तो कोई डायरेक्शन में चेंज आया। तो वेलोसिटी वहां पे क्या है, कांस्टेंट है। तो जब कांस्टेंट वेलोसिटी हो, इसको क्या बोलेंगे, कांस्टेंट वेलोसिटी। तो जब कांस्टेंट वेलोसिटी होती है तो वहां पे एक्सेलरेशन जीरो आता है, जीरो, नो एक्सेलरेशन। क्योंकि आपने एक्सीलरेटर लिया कहाँ, आप तो आराम से बस चले जा रहे हैं सेम स्पीड से। 60 किलोमीटर पर आवर है तो 60 किलोमीटर पर आवर से चले जा रहे हैं, गाड़ी चला रहे हैं लगातार। तो वहां पे एक्सीलरेटर क्या हो गया, आपने लिया ही नहीं तो एक्सीलरेशन जीरो, नो एक्सीलरेशन, नो चेंज इन वेलोसिटी, बदल ही नहीं रही, आप सेम स्पीड से चले जा रहे हैं एक ही दिशा में। तो जब एक ही दिशा में सेम स्पीड से अगर कोई भी बॉडी मूव कर रही है तो एक्सेलरेशन जीरो। जब वेलोसिटी बढ़ रही है तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव, और जब वेलोसिटी घट रही है तो एक्सेलरेशन नेगेटिव। नेगेटिव एक्सेलरेशन को ही रिटार्डेशन भी बोला जा सकता है। इसी को क्या बोलते हैं, रिटार्डेशन, या इसको एक और नाम देते हैं डेसिलरेशन। तो चाहे हम उसको रिटार्डेशन बोलें, चाहे हम उसको डेसिलरेशन बोलें, और चाहे हम बोलें एक्सेलरेशन इज नेगेटिव, तो ये तीनों चीजें एक ही हैं। अब बच्चों आते हैं टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन। टाइप्स ऑफ एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन की क्या क्या टाइप्स हो सकते हैं। तो अभी एक तो मैंने अभी बताया कि पॉजिटिव एक्सीलरेशन, पहला तो टाइप यही हो गया। पॉजिटिव एक्सीलरेशन यानी कि वेलोसिटी बढ़ रही है। सपोज करो बच्चों ये कोई कार है और इसकी इनिशियल वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है, डायरेक्शन ऑफ मोशन सपोज करो ये है, और कुछ ही समय बाद इसकी फाइनल वेलोसिटी v हो गई। और सपोज करो कि v मतलब फाइनल वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी से ज्यादा है, यानी कि वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग। तो डायरेक्शन ऑफ मोशन, जो डायरेक्शन ऑफ मोशन होगा, डायरेक्शन ऑफ मोशन होगा वही एक्सीलरेशन का भी डायरेक्शन होगा। तो क्योंकि इसी दिशा में जो वेलोसिटी है इंक्रीज कर रही है, तो यहां डायरेक्शन ऑफ एक्सीलरेशन जो है और डायरेक्शन ऑफ मोशन सेम होगा, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन पे जो है मोशन हो रहा है, ठीक है। तो जब स्ट्रेट लाइन मोशन हो और वेलोसिटी बढ़ रही हो तो जो डायरेक्शन ऑफ मोशन होगा वही डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन भी होगा। तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन यानी कि वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग, वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग, जो फाइनल वेलोसिटी है वो इनिशियल वेलोसिटी से ज्यादा है। दूसरा क्या है बच्चों, निगेटिव एक्सीलरेशन। यहां क्या है कि अभी मैंने बताया कि वेलोसिटी, व्हेन वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग, जब वेलोसिटी घट रही हो तो उसको क्या बोलेंगे, निगेटिव एक्सीलरेशन। इसी को हम और क्या नाम देते हैं, रिटार्डेशन, या इसी को एक और नाम देते हैं डेसिलरेशन। तो निगेटिव एक्सेलरेशन कब बात करते हैं कि वेलोसिटी जब घट रही हो। जैसे सपोज करो बच्चों ये कार है, कार का इनिशियल वेलोसिटी u है और डायरेक्शन ऑफ मोशन, दिस इज डायरेक्शन ऑफ मोशन, डायरेक्शन ऑफ मोशन ईस्ट डायरेक्शन में मोशन हो रहा है, और ये फाइनल वेलोसिटी v है। लेकिन
जो फाइनल वेलोसिटी है ये इनिशियल वेलोसिटी से कम है, यानी कि शुरू में स्पीड ज्यादा थी और बाद में स्पीड कम हो गई, तो यहां पे वेलोसिटी कम हो रही है। तो अब यहां पे डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ मोशन होगा। तो जब वेलोसिटी घट रही हो स्ट्रेट लाइन मोशन में, जब वेलोसिटी घट रही हो तो जो डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन ये डायरेक्शन ऑफ मोशन के अपोजिट होगा। तो और जब वेलोसिटी बढ़ रही हो, जब पॉजिटिव एक्सेलरेशन की बात करते हैं तो वहां पे एक्सेलरेशन का डायरेक्शन और डायरेक्शन ऑफ मोशन सेम होगा, लेकिन स्ट्रेट लाइन मोशन की मैं बात कर रहा हूं। ठीक है, तीसरा टाइप क्या है बच्चों? तीसरा है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन या कांस्टेंट एक्सेलरेशन। तीसरा क्या है? यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। इसी को क्या बोल सकते हैं कि जब एक्सेलरेशन चेंज ना हो रहा, मतलब कांस्टेंट एक्सीलरेशन। दो शब्द हैं, कांस्टेंट और एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन है यानी कि जो वेलोसिटी वो बदल रही है, जो वेलोसिटी वो चेंज हो रही है, लेकिन कांस्टेंट है। यानी कि जो है, अगर जैसे कोई ऑब्जेक्ट ट्रेवल कर रहा है स्ट्रेट लाइन में सपोज करिए, और वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है बाय इक्वल अमाउंट इन इक्वल टाइम। वेलोसिटी बढ़ रही है या वेलोसिटी घट रही है लेकिन इक्वल रेट से। जैसे सपोज करिए कि पहले एक मिनट में जो वेलोसिटी है 5 मीटर पर सेकेंड से 10 मीटर पर सेकेंड हो गई, लेकिन अगले मिनट में जो सेकेंड मिनट में ये 10 मीटर पर सेकेंड से 15 मीटर पर सेकेंड हो गई, और नेक्स्ट जो है थर्ड मिनट में 15 से 20 हो गई। तो देखिए 5 का अंतर डिफरेंस अगर निकालेंगे, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल, तो कितना आएगा? 5। यहां भी डिफरेंस निकालेंगे तो 5, यहां भी डिफरेंस निकालेंगे तो 5। तो 5 का चेंज इन वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड, टाइम 1 मिनट में, हर जगह 1 मिनट में 5 का चेंज, 1 मिनट में 5 का चेंज, 1 मिनट में 5 का चेंज। तो हर टाइम इंटरवल में सेम चेंज आ रहा है। तो अगर चेंज इन वेलोसिटी चाहे वो इंक्रीजिंग हो चाहे डिक्रीजिंग हो, तो चाहे इंक्रीज इन वेलोसिटी या चाहे डिक्रीज इन वेलोसिटी, अगर वो कांस्टेंट बना हुआ है तो ऐसे एक्सेलरेशन को क्या बोलते हैं? कांस्टेंट एक्सेलरेशन। तो ये जो है कांस्टेंट एक्सेलरेशन का एग्जांपल हो गया। यहां पे जैसे हमने इंक्रीजिंग वेलोसिटी का किया था, ये डिक्रीजिंग भी हो सकता है कि जैसे अगर 20 मीटर पर सेकेंड का स्पीड इनिशियल है और वो 15 हुआ 1 मिनट में, अगले ही 1 मिनट में वो 15 से 10 हुआ, तो यहां पर भी 5 का चेंज हुआ, यहां भी 5 का चेंज हुआ 1 मिनट में। अगले पल वो 10 से 5 हो गया, अगले पल वो 5 से 0 हो गया। तो एक मिनट में 5 का जो है चेंज आ रहा है। तो अगर इक्वल अमाउंट चेंज जो है इक्वल अमाउंट में अगर हो रहा है वेलोसिटी में और इक्वल टाइम इंटरवल में, तो इक्वल अमाउंट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तो क्या बोलेंगे कि एक्सीलरेशन यूनिफॉर्म है। कि एक्सीलरेशन है लेकिन वो चेंज नहीं हो रहा है, क्योंकि हर जगह 5/8 तो एक्सीलरेशन चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। तो यही एक्सीलरेशन यहां भी है, यही एक्सीलरेशन यहां भी है, यही एक्सीलरेशन यहां भी है, यही रिटार्डेशन यहां है, यही रिटार्डेशन यहां। तो ऐसे को क्या बोलेंगे? यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन।
तो इसके दो बहुत बढ़िया एग्जाम्पल बता रहे हैं बच्चों, इसको ध्यान रखना है। सबसे बढ़िया एग्जाम्पल एक है कि अगर टॉप ऑफ बिल्डिंग, जैसे बिल्डिंग के टॉप पे खड़े होकर के आप बॉल को पकड़िए और ऐसे छोड़ दीजिए, ड्रॉप कर दीजिए। यहां से आपने बॉल को ड्रॉप कर दिया, तो ये यहां भी इसकी वेलोसिटी शुरू में क्या थी, चूंकि आपने पकड़ रखा था, 0 थी, जो है आपने केवल ऐसे छोड़ दिया, ड्रॉप किया है, तो शुरुआत में जो इनिशियल वेलोसिटी थी वो 0 u0 थी। लेकिन अब ग्रेविटी की वजह से, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से लगातार उसकी वेलोसिटी बढ़ेगी, लेकिन बढ़ने का जो रेट होगा वो बराबर होगा, कांस्टेंट होगा, कि हर सेकेंड उसकी वेलोसिटी में जो इंक्रीमेंट होगा वो सेम होगा। तो चेंज इन वेलोसिटी, फिर वही बात आ गई कि चेंज इन वेलोसिटी इक्वल टाइम में इक्वल हो रहा है, लगातार वेलोसिटी बढ़ती जा रही, जब तक वो जमीन पर नहीं टकरा जाएगा तब तक उसकी वेलोसिटी बढ़ती जाएगी। तो यहां पर जो एक्सीलरेशन है क्या हुआ, यूनिफॉर्म हो गया, क्योंकि जो है हर पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में जो चेंज है वो तो सेम है। तो ये एग्जांपल जो है यूनिफॉर्म एक्सीलरेटेड मोशन का है। दूसरा एक बहुत बढ़िया एग्जांपल है यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन का, अगर कोई स्लोप है, वहां पर भी आप जैसे कोई बॉडी है उसको आपने छोड़ दिया रोल करने के लिए, तो वो ढुलकते जो है जैसे जैसे वो नीचे आता जाएगा उसकी वेलोसिटी बढ़ती जाएगी। तो ये भी एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का एग्जांपल, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन का एग्जांपल है कि लगातार इसकी वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है, लेकिन इक्वल टाइम में इक्वल इंक्रीमेंट हो रहा है। तो ये दो एग्जांपल आपको याद रखना है यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन के लिए। चौथा क्या टाइप है बच्चों, चौथा बच्चों कि नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। क्या, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। जैसे मैंने यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन को कांस्टेंट एक्सेलरेशन बोला था कि दोनों एक ही चीज है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन या यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, वैसे ही यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन को हम क्या और बोल सकते हैं कि वेरिएबल एक्सेलरेशन, कि बार बार जो एक्सेलरेशन है वो चेंज हो रहा है, एक्सेलरेशन की वैल्यू चेंज हो रही है। वेरिएबल एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन तो है लेकिन वो चेंज हो रहा है लगातार, वो कांस्टेंट नहीं है, वेरी कर रहा, लगातार वेरी कर रहा है। इसका जो एग्जांपल बहुत सारे जो है नॉर्मल डे टू डे लाइफ में मैक्सिमम एग्जांपल तो इसी के हैं जहां पे एक्सेलरेशन चेंज हो रहा है। जैसे कोई बस है, जब वो बस स्टॉप पर पहुंच रही होती है या बस स्टॉप से स्टार्ट होकर के बस स्टॉप को छोड़ रही होती है, चाहे वो बस स्टॉप पे पहुंच रही है और वहां पे खड़ी हो रही है या बस स्टॉप से निकल रही है बाहर, पहले वो खड़ी थी, वो स्टार्ट हुई और बस स्टॉप छोड़ रही है, तो वहां पे क्या होगा, एक्सेलरेशन चेंज हो रहा लगातार, तो वेरिएबल एक्सेलरेशन होगा। दूसरा सेम उसी तरीके से जैसे बस का मैंने बताया, उसी तरीके से दूसरा एग्जांपल ट्रेन का ले सकते हैं कि जब ट्रेन रेलवे स्टेशन पे पहुंच रही हो तो लगातार उसकी वेलोसिटी घट रही है, खड़ी हो गई, या जब वो रेलवे स्टेशन से छूट रही है तो पहले खड़ी थी, अब लगातार उसकी स्पीड जो है बढ़ रही है, इंक्रीज हो रही है, तो वहां पर भी वेरिएबल एक्सेलरेशन हो रहा है। तीसरा जो बहुत ही कॉमन एग्जांपल है
क्राउडेड स्पेस में, जब क्राउड है रोड पे, जैसे हम जाम में फंसे हुए हैं, जब जो है सिटी में अगर हम ट्रेवल कर रहे हैं तो वहां मोशन, चाहे हमारी कार का, बस का, बाइक का, सब क्या होगा, कभी तेज कभी धीमा, कभी तेज कभी धीमा, कभी हम खाली जगह पा गए तो हम तेज कर दिए मोशन को, स्पीड बढ़ा दिए, और जब क्राउड मिला तो स्पीड डाउन कर दिए। तो लगातार हमारी स्पीड जो है चेंज हो रही है, और जो है स्पीड चेंज हो रही है, और डायरेक्शन जब दोनों को एक साथ लेते हैं तो वही वेलोसिटी हो गया, इसका मतलब वेलोसिटी चेंज हो रही है। तो क्राउडेड स्पेस में लगातार हमारा एक्सीलरेशन बदलता रहेगा, कभी पॉजिटिव, कभी नेगेटिव, कभी जीरो। तो क्राउडेड रोड पे जो मोशन होता है वो कैसा मोशन हो गया, वेरिएबल एक्सीलरेशन का। तो ये 3 एग्जांपल आप अच्छे से याद कर सकते हैं कि जब बस स्टॉप पे पहुंच रही हो या बस स्टॉप से छूट रही हो, ट्रेन जब रेलवे स्टेशन पे पहुंच रही हो या रेलवे स्टेशन से छूट रही हो, या क्राउडेड स्पेस, क्राउडेड रोड पे जब हम लोग कोई गाड़ी चला रहे हो, तो वहां पे जो चूंकि वेलोसिटी लगातार हमारी चेंज हो रही, कभी घट रही, कभी बढ़ रही, कभी जीरो हो जा रही है, तो कैसा एग्जांपल है, वेरिएबल एक्सीलरेशन का। ठीक है, वहां पे एक्सीलरेशन कांस्टेंट तो हो ही नहीं सकता। पांचवा क्या टाइप है, पांचवा टाइप है बच्चों एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ग्रेविटी, जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को हम लोग बच्चों डिनोट करते हैं स्मॉल जी लेटर से। किससे? जी। चूंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है तो जी के ऊपर एक हम एरो लगा देंगे। तो इस तरीके से मतलब जो है जी, स्मॉल जी से हम रिप्रेजेंट अगर कहीं लिखा है तो उस फिजिकल क्वांटिटी को क्या बोलते हैं, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जी फॉर ग्रेविटी। ठीक है, वहां पे ए नहीं लिखते, वहां पे जी लिखते हैं। और इसकी जो वैल्यू है बच्चों वो कांस्टेंट वैल्यू है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अच्छा, यूनिट का बहुत ध्यान रखना होता है किसी भी फिजिकल क्वांटिटी। मैंने बोला मैग्नीट्यूड का मतलब, मैग्नीट्यूड में 2 चीजें छिपी हैं, उसका न्यूमेरिकल वैल्यू, उसका यूनिट और डायरेक्शन। तो ये तीनों चीजें जो हैं किसी भी फिजिकल क्वांटिटी में जो है अगर वेक्टर क्वांटिटी है तो तीनों चीजें रहती हैं, और अगर वो स्केलर है तो उसमें केवल 2 चीजें, उसका न्यूमेरिकल वैल्यू और उसका जो है यूनिट। जब वेक्टर क्वांटिटी की बात करते हैं तो उसमें तीनों चीजें आ गई, उसका न्यूमेरिकल वैल्यू कि क्वांटिटी में कितना है, और उसका यूनिट क्या है, और उसका डायरेक्शन क्या है। और यही जब स्केलर की बात होती है तो केवल 2 ही चीजों से काम चल जाता है, उसका न्यूमेरिकल वैल्यू और उसका यूनिट। तो यूनिट कैसे निकालते हैं, बहुत आसान होता बच्चों। जैसे मैंने बताया कि एक्सीलरेशन क्या है, चेंज इन वेलोसिटी। चेंज इन वेलोसिटी मतलब डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी, कितने टाइम में चेंज हुआ और वेलोसिटी में कितना चेंज हुआ, दोनों को अगर हम डिवाइड कर देते हैं तो क्या मिल जाता है, एक्सीलरेशन। वेलोसिटी की क्या यूनिट है, मैंने बताया मीटर पर सेकेंड, और टाइम की क्या यूनिट है, सेकेंड। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिल जाएगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यही तो हो गया। तो वही मैंने बच्चों यहां लिखा है कि मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसको अगर ये जो डिवीजन का जो साइन है अगर इसको हम हटाना चाहें तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, मीटर इंटू सेकेंड की पावर -2 हो जाएगा, +2 जब ऊपर जाएगा तो -2 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये दोनों ही तरीके सही हैं कि अगर ये डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर पर ले जाना है तो इसका
जो साइन है चेंज हो जाएगा, तो यहाँ +2 पावर है, यहाँ -2 पावर हो जाएगा। तो चाहे हम मीटर इंटू सेकेंड का पावर -2 लिखें, चाहे मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लिखें, तो इसको इस तरीके से बच्चों एक्सेलरेशन का यूनिट हम इस तरीके से निकालते हैं। तो एक्सप्रेशन कभी भी बच्चों कोई भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन होता है तो मैक्सिमम बच्चों की गलतियां यूनिट में ही होती हैं। अगर किसी भी दो क्वांटिटी को हम जोड़ रहे हैं या घटा रहे हैं तो यूनिट दोनों की सेम होनी चाहिए। अगर कुछ भी कोई भी कैलकुलेशन कर रहे हैं, अगर यूनिट में एक डिफरेंस आ गया तो सवाल गलत हो जाएगा। तो यूनिट का ध्यान रखना होता है, क्योंकि जो है जैसे वेलोसिटी है उसका एक एसआई यूनिट में भी हो सकता है, वो सीजीएस यूनिट में भी हो सकता है, या वो कॉमन यूनिट जैसे किलोमीटर पर आवर। तो ये ध्यान देना होता है कि वो किस में है। ये नहीं हम कर सकते कि 5 किलोमीटर पर आवर को अगर हम जोड़ रहे हैं 4 मीटर पर सेकेंड, तो इसको जोड़ करके 9 हम नहीं लिख सकते, गलत हो जाएगा, क्योंकि दोनों की यूनिट ही अलग है। दोनों ही, जबकि दोनों मतलब जो है वेलोसिटी है या दोनों स्पीड है, लेकिन दोनों की यूनिट अलग है। तो दो अलग अलग यूनिट की चीजें नहीं जोड़ी जा सकती, दोनों की यूनिट क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। ये न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ साथ इसका ध्यान बहुत जरूरी है। मैक्सिमम बच्चे यही पे गलती करते हैं कि यूनिट का ध्यान नहीं देते। तो सवाल सॉल्व करते समय आपको यूनिट का स्पेशली ध्यान रखना है, अदरवाइज आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा आंसर। तो ये एक्सेलरेशन का यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसको ध्यान रखना है। और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, कोई भी बॉडी जो है अगर सरफेस से ऊपर हवा में है तो उसको अर्थ अपनी ओर अट्रैक्ट करती है ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और वो जो अट्रैक्शन की वजह से जो उसकी वेलोसिटी वो चेंज लाती है, जो एक्सेलरेशन जिसकी वजह से उसमें पैदा होता है, उसी को बोलते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और उसको डिनोट करते हैं स्मॉल जी से और ऊपर एरो का साइन। और उसकी जो वैल्यू है, कांस्टेंट वैल्यू है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ पे एक चीज का बच्चों ये ध्यान रखना है कि इसकी डायरेक्शन में क्या ध्यान रखना है कि जब बॉडी फ्री फॉल करती है, ठीक है, अगर बॉडी नीचे गिर रही है और उसकी वेलोसिटी अगर समय के साथ क्या होगी, इंक्रीज होगी, क्योंकि उसको अर्थ अपनी ओर अट्रैक्ट कर रही है। तो वहां पे हमने अभी बताया था कि जब कोई बॉडी अगर नीचे फॉल कर रही है तो उसकी वेलोसिटी क्या हो रही है, लगातार बढ़ती जा रही है ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और जब वेलोसिटी बढ़ती है तो हम जो है एक्सेलरेशन को क्या जो है साइन देते हैं प्लस, तो वहां पे +g बोला जाएगा। और जैसे अगर हमने कोई जो है जैसे पत्थर का टुकड़ा है या कोई जो है कोई राउंडेड चीज है, उसको हमने ऊपर फेंक दिया, ऊपर हम ऐसे थ्रो कर दिया, तो वहां पे जैसे जैसे ऊपर जाएगा वहां पे वेलोसिटी क्या होगी, लगातार घटती जाएगी और एक समय ऐसा आएगा कि जो जहां पे वो ऊपर जाना बंद कर देगी और वहां पे उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो हमने इनिशियल वेलोसिटी तो उसको ऊपर की ओर दिया, वो धीरे धीरे घटती गई और एक समय ऐसा आया कि जब उसकी वेलोसिटी 0 हो गई और वो पुनः फिर वहां से रिटर्न हो जाएगी नीचे की तरफ। तो यहाँ पे ऊपर जाते समय चूंकि उसकी वेलोसिटी लगातार घट रही थी, इसलिए वहां पे एक्सेलरेशन को क्या बोलेंगे, -g। तो इसका ध्यान रखना है कि +g कब बोलते हैं और -g कब बोलते हैं। एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, जो क्या इंपॉर्टेंट बच्चों, कि जो g की जो वैल्यू है, ये बॉडी के मास पर डिपेंड नहीं करती। वैल्यू ऑफ g
मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की जो ये वैल्यू है ये मास पर नहीं डिपेंड करती, डज नॉट डिपेंड्स ऑन मास। ये बच्चों बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है इस कंसेप्ट को समझना कि जी की जो वैल्यू है वो मास पर डिपेंड नहीं करती। हाँ, प्लेस टू प्लेस इसकी वैल्यू चेंज होगी, जो है अगर जो है नॉर्थ पोल साउथ पोल या जो है या इक्वेटर पर देख रहे हैं तो प्लेस अगर बदल रहे हैं तो जी की वैल्यू थोड़ा बहुत बदलेगी, लेकिन बॉडी के मास पे उसका जो है वैल्यू डिपेंड नहीं करता। यानी कि कितना टेक्निकल बच्चों इसको समझना, आप खुश हो जाओगे कि जैसे आप सपोज करो कि आप जो है 10वीं तल्ले पे हो, ठीक है, आप जो है 10th स्टोरी पर जाकर के छत पे जाकर के वहां से कोई सपोज करो 100 किलो का कोई बॉल है 100 केजी का, उसको आपने ड्रॉप किया और साथ में आपने 1 केजी का कोई है 1 केजी का मात्र उसको ड्रॉप किया, तो दोनों पर जो एक्सेलरेशन होगा, जो इंक्रीमेंट इन वेलोसिटी होगी वो सेम होगी। सोच के कितना आश्चर्य हो रहा होगा, ऐसे लगेगा कि अरे नहीं वो तो 100 किलो है बहुत भारी है वो फट से नीचे गिर जाएगा, ऐसा नहीं है, दोनों एक साथ जमीन पर गिरेगा, ये और ये दोनों एक साथ जमीन पर गिरेगा। वो 100 केजी का ऑब्जेक्ट और 1 केजी का ऑब्जेक्ट, चाहे ये 1 ग्राम ही क्यों ना हो, दोनों एक साथ जमीन पर गिरेगा। कभी भी आप इस एक्सपेरिमेंट को करके आप देख सकते हैं, ये बहुत हैवी चीज और एक हल्की चीज, दोनों को अगर आप एक ही ऊंचाई से ड्रॉप कर रहे हैं तो अर्थ की सरफेस पे दोनों एक साथ पहुंचेंगे। क्यों? क्योंकि जी की जो वैल्यू है वो इनके मास पर डिपेंड नहीं करती। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ये जो है। हाँ, यहाँ पे एक चीज को और जो है बताना जरूरी है कि यहाँ पे एयर फ्रिक्शन को इग्नोर किया गया है। एयर फ्रिक्शन थोड़ा बहुत जो है होता ही है, तो वहां पे एयर फ्रिक्शन को इग्नोर किया गया है, ठीक है। तो अगर एयर फ्रिक्शन नहीं है, ठीक है, जैसे एयर फ्रिक्शन मतलब उसको आप समझिए कि ये वैक्यूम में एक्सपेरिमेंट हुआ है, लेकिन जो है अगर सपोज करिए कि जो है 100 केजी और 1 केजी वहां पे एयर फ्रिक्शन बहुत ज्यादा लगेगा भी नहीं। हाँ, एकदम हल्की चीज कोई आपने पता चला ड्रॉप किया तो हवा उड़ा लेगी, वो अलग बात है। तो आपको बस जो है इस फैक्ट को याद रखना है कि जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है उसकी जो वैल्यू है वो मास पर डिपेंड नहीं करती। सपोज करो बच्चों कि आपने जो है या बिल्डिंग के टॉप से कोई बॉडी को ड्रॉप किया है, तो इनिशियल चूंकि आपने ड्रॉप किया तो उस समय तो स्टेशनरी आपके हाथ में ही था, तो उसकी जो वेलोसिटी क्या थी, 0 थी। लेकिन एक सेकेंड में 1 सेकेंड में उसकी वेलोसिटी कितनी हो गई, एक्सेलरेशन मतलब चेंज इन वेलोसिटी 0 से वो कितना हो गया, 9.8। तभी तो आप कहोगे कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो एक ही सेकेंड में जो वेलोसिटी 0 थी वो कितनी हो गई, 9.8 मीटर पर सेकेंड। और फिर अगले एक सेकेंड में इसकी वेलोसिटी फिर 9.8 मीटर पर सेकेंड बढ़ जाएगी, यानी कि कितनी हो जाएगी, इसी में 9.8 में 9.8 और जोड़ दीजिए, यानी कि 19.6 मीटर पर सेकेंड। और अगले ही फिर एक सेकेंड में उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, फिर 9.8 इसमें जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा, 29.4 मीटर पर सेकेंड। फिर अगले एक सेकेंड में फिर इसी में 9.8 जोड़ दीजिए, तो आप ये देख सकते हैं मतलब 4 टाइम्स हो जाएगा 9.8 के,
कि किस तरीके से वेलोसिटी लगातार बढ़ती जा रही है। तो हर सेकेंड 9.8 मीटर पर सेकेंड उसकी वेलोसिटी पे इंक्रीमेंट होगा। तो एक तो ये समझ में आ गया कि वेलोसिटी का इंक्रीमेंट हर सेकेंड बराबर है, यानी कि ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का एग्जांपल है। हर सेकेंड वेलोसिटी जो बढ़ रही है वो बराबर बढ़ रही है, एक पर्टिकुलर टाइम में बराबर बढ़ रही है। तो यानी कि एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है, तो ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का एग्जांपल हो गया। दूसरा कि 9.8 सेकेंड में कितना इंक्रीमेंट हो रहा, 9.8 मीटर पर सेकेंड। तो ये तो एग्जांपल हो गया कि जब हम ऊपर से कोई चीज को ड्रॉप कर रहे हैं। और जस्ट इसका अपोजिट, सपोज करो कि आपने किसी पत्थर को नीचे से फेंका है, और जब आपने फेंका खूब कस के जो है ऐसे फेंका ऊपर, तो उस समय सपोज करिए कि आपका जो स्पीड था इनिशियल, सपोज करिए आपने इसको 49 मीटर पर सेकेंड पे फेंक दिया, 19 मीटर पर सेकेंड पे। तो इसका सेम उसी तरीके से कि हर सेकेंड उसकी जो वेलोसिटी डिक्रीज होगी, कितनी होगी, 9.8 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि ये भी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का एग्जांपल है, सॉरी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का एग्जांपल है। तो यहां पर भी जो डिक्रीज इन वेलोसिटी होगी कितनी होगी, 9.8 मीटर पर सेकेंड। तो इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी एक सेकेंड में, 39.2, मतलब इसमें से 9.8 आप हटा दो। फिर अगले एक सेकंड में इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, फिर 9.8 घट जाएगी, ये हो जाएगी 29.4 मीटर पर सेकंड। फिर अगले सेकंड इसकी वेलोसिटी एक सेकंड में फिर 9.8 मीटर पर सेकंड घट जाएगी, फिर ये हो जाएगी 19.6, ये वाली वैल्यू। फिर अगले मतलब जो है एक सेकंड में उसकी वेलोसिटी कितनी रह जाएगी, 9.8 मीटर पर सेकंड। और फिर एक सेकंड बाद उसकी वेलोसिटी 0 हो गई, फिर 9.8 घट गई, 0 हो गई। तो अब यहां पे जाकर के ऑब्जेक्ट अब और ऊपर नहीं जा सकता, क्योंकि इसकी वेलोसिटी क्या हो गई, 0। 9.8 हर एक सेकंड में 9.8 आपको घटाते जाना है। यहाँ पे हर एक सेकंड पे 9.8 बढ़ रहा था, और यहाँ पे हर एक सेकंड बाद 9.8 मीटर पर सेकंड घट रही है वेलोसिटी। अब यहाँ से फिर वो दोबारा फिर नीचे की तरफ ड्रॉप कर जाएगी। तो ये बच्चों याद रखना है कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का जो है कोई भी अपवर्ड या डाउनवर्ड जो मोशन हो रहा है, वो स्ट्रेट लाइन जो मोशन हो रहा है वो कैसे होता है, कैसे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी उस पर प्रभाव डालता है। एक और नाम जो है एक्सेलरेशन का और आपको देखने को मिलेगा, वो है सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। तो जब हम लोग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में जो है कोई भी, आगे आप लोग को बताएंगे भी बच्चों, जब मोशन जो है न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन बताएंगे, तो कोई भी मोशन के लिए क्या चाहिए, एक्सटर्नल फोर्स चाहिए। तो बिना एक्सटर्नल फोर्स के कोई मोशन हो ही नहीं सकता। तो अगर सर्कुलर मोशन हो रहा है तो कोई ना कोई फोर्स ऐसा चाहिए जो सेंटर की तरफ लगे। किधर लगे, सेंटर की तरफ लगे। इसी को क्या बोलते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्री माने सेंटर, पिटल माने की तरफ, सेंट्रीपिटल फोर्स। और
जिधर फोर्स का डायरेक्शन होगा उधर ही एक्सीलरेशन का डायरेक्शन होगा। तो जो एक्सीलरेशन है वो भी सेंटर की तरफ है, तो इसी को क्या बोलते हैं, सेंट्रीपिटल। सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन का मतलब ही है कि सेंटर की तरफ, जो सर्कुलर मोशन का जो सेंटर है, जो सर्किल का जिस सर्कुलर पाथ पे कोई बॉडी मोशन कर रही है, उस सर्कुलर पाथ का जो सेंटर है उसकी तरफ लगने वाला जो एक्सीलरेशन है उसको बोलेंगे सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। तो जब सर्कुलर मोशन होता है तो उसके लिए कोई ना कोई सेंट्रीपिटल फोर्स ही रिस्पांसिबल होती है, और जो एक्सीलरेशन उस डायरेक्शन में लगता है उसको बोलते हैं सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। तो जब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की बात होती है तो वहां पे जो एक्सीलरेशन होता है वो कौन सा होता है, सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। अभी मैंने बताया भी था कि जब जो है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में जो स्पीड है, स्पीड जो मोशन की है वो हमेशा क्या है, कांस्टेंट है, वो बदलती ही नहीं है, लगातार सेम स्पीड में मोशन होता है, लेकिन डायरेक्शन हर सेकंड बदलती है। डायरेक्शन ऑलवेज चेंजेस, हर पल डायरेक्शन ऑफ मोशन बदलता रहता है। और इसके प्रमाण भी आप देख सकते हो, जैसे आप जो है जैसे सपोज करो कि एक पत्थर को आपने एक रस्सी से एक पत्थर को आपने बांध दिया और आप ऐसे ऐसे उसको जो है आप सर्कुलर मोशन आप दे रहे हो। जिस सेकंड आप उस रस्सी को आप छोड़ोगे, आपके हाथ से रस्सी अगर छूट गई तो वो जो पत्थर है वो ऐसे नहीं भाग करके जाएगा, वो जो उस समय उसकी स्पीड की, वेलोसिटी की जो डायरेक्शन होगी, जो उस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे जो वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी, वही तो डायरेक्शन ऑफ मोशन है। तो जो वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या बताती है, अभी मैंने बताया कि डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी इट टेल्स अबाउट द डायरेक्शन ऑफ मोशन। डायरेक्शन ऑफ मोशन कौन डिसाइड करता है, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी की डायरेक्शन है वही मोशन का डायरेक्शन होगा, वही मोशन का डायरेक्शन कहलाएगा। तो यहां पर जो वेलोसिटी की डायरेक्शन है, मैंने क्या बताया था कि जब सर्कुलर मोशन हो रहा होता है तो जिस पॉइंट पे हमको डायरेक्शन जानना होता है, हमको क्या करना है, उसी पॉइंट पे एक टेंजेंट खींच देना है। तो जो टेंजेंट का डायरेक्शन होगा, सपोज करिए ऐसे ही जो है ये जो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, सपोज करिए एंटी क्लॉकवाइज है, तो जो सर्कुलर मोशन का डायरेक्शन अगर हमको किसी पॉइंट पे जानना है तो हम क्या करेंगे, उस पॉइंट पे हम एक टेंजेंट खींच देंगे। सपोज करो कि आपको इस पॉइंट पे आपको डायरेक्शन जानना है, तो इस पॉइंट पे ऐसे तो ये हो गया डायरेक्शन ये, और अगर इस पॉइंट पे जानना है तो ये हो गया डायरेक्शन, इस पॉइंट पे जानना है तो ये हो गया डायरेक्शन। तो डायरेक्शन ऑफ मोशन कैसे हम जानेंगे कि किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे, जैसे सपोज करो इस पॉइंट पे जानना है तो ये हो गया, इस पॉइंट पे जानना है तो यहाँ ये टेंजेंट आप खींच दो, ठीक है, आप टेंजेंट इस पॉइंट पे खींच दो तो ये डायरेक्शन हो गया। तो कहने का क्या मतलब है, अगर इस पॉइंट पे हमने रस्सी छोड़ी तो ये पत्थर कैसे भागेगा, इस दिशा में जाएगा। अगर यहाँ पे छोड़ा तो इस दिशा में भागेगा, यहाँ पे अगर रस्सी हाथ से छूटी तो इस दिशा में भागेगा, अगर यहाँ पे छूटा तो इस दिशा में भागेगा, यहाँ पे अगर छूटा तो इस दिशा में भागेगा। आप कभी भी ये एक्सपेरिमेंट आप घर पे अपने कर सकते हो। तो जो है यानी कि जो डायरेक्शन ऑफ मोशन है वो डायरेक्शन हर पल चेंज हो रहा है। दूसरा एग्जांपल आपने देखा होगा
ओलंपिक या गेम में जो है आप जैसे जो लोग डिस्कस थ्रो करते हैं, जो लोग हैमर थ्रो करते हैं, वो लोग क्या करते हैं, जैसे पत्थर को, जैसे हैमर है, हैमर को अगर उनको फेंकना है तो पहले हैमर को ऐसे रख करके पहले सर्किल में सर्कुलर मोशन करवाते हैं, अपने हाथ को सर्कुलर मोशन कराते हैं और एक पर्टिकुलर पॉइंट पे आकर के, सर्किल के एक पर्टिकुलर पॉइंट पे आकर के हैमर को फेंक देते हैं। या डिस्कस थ्रो भी वैसे ही सेम तरीके से कि डिस्कस में भी उसको पहले सर्कुलर मोशन कराते हैं और एक पॉइंट पे आकर के उसको छोड़ देते हैं। तो छोड़ने पे आप लोग देखते क्या है कि वो जो डिस्कस है, जो हैमर है, वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में सीधे जाता है। जिस पॉइंट पे उसको छोड़ा गया है, इस पॉइंट पे छोड़ेंगे तो ऐसे भागेगा, यहाँ गिरेगा, इस पॉइंट छोड़ेंगे तो यहाँ कहीं गिरेगा, इस पॉइंट छोड़ेंगे तो इस डायरेक्शन जाके गिरेगा। तो जिस पॉइंट पे छोड़ेंगे, जैसे ये जो है हॉरिजॉन्टल कोई मतलब सर्किल है, उसके जिस पॉइंट पे छोड़ेंगे उसी दिशा में वो जो है डिस्कस या जो हैमर है वो उसी डायरेक्शन में जाकर के सीधी रेखा में सामने गिरेगा। तो ये भी एग्जांपल जो है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का है। और यहाँ पर एक्सेलरेशन किधर है, टुवर्ड द सेंटर ऑफ द सर्किल। जिस सर्कुलर पाथ पे वो बॉडी मोशन में है उसके सेंटर की तरफ, जो कि एक्सेलरेशन का डायरेक्शन है, इसीलिए उसको बोलते हैं सेंट्रीपिटल, मतलब टुवर्ड्स सेंटर। और जो फोर्स रिस्पांसिबल है उस सर्कुलर मोशन के लिए वो भी कौन सी है, सेंट्रीपिटल फोर्स। वो आगे डिटेल में जब सर्कुलर मोशन हम लोग पढ़ेंगे तो उसको डिटेल में समझेंगे। सेम इसी तरीके से जो है अर्थ का मोशन है सन के राउंड, या मून का मोशन है अर्थ के राउंड, या सैटेलाइट जो है अर्थ के राउंड जो चक्कर काटती रहती है, वो भी जो है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन वहां भी देखने को मिलेगा। इसके अलावा जैसे अगर आप जो है जैसे रोड ही अगर सर्कुलर ऐसे बनी हुई है, कोई सर्कुलर ट्रैक ही है, उस पर आप साइकिलिंग कर रहे हैं या उस पे आप कार को चला रहे हैं, साइकिल चला रहे हैं, बाइक चला रहे हैं, कार चला रहे हैं, तो वहां पर भी जो एक्सेलरेशन का डायरेक्शन होगा उस सर्कुलर पाथ के सेंटर की तरफ होगा। वो भी एक एग्जांपल है जो है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का। एक और कंडीशन बड़ी इंपॉर्टेंट है कि वेलोसिटी जहां पे जीरो नहीं है, मतलब वेलोसिटी है लेकिन एक्सेलरेशन जीरो है, उसका मैंने एग्जांपल क्या दिया था कि वेलोसिटी कांस्टेंट है, वेलोसिटी में ही चेंज नहीं हो रहा। तो जब वेलोसिटी ही नहीं चेंज होगी तो एक्सेलरेशन का नाम ही नहीं आएगा, वहां पे एक्सेलरेशन क्या है, जीरो है। तो जो है एक्सेलरेशन बोलते ही तभी है जब वेलोसिटी में चेंज आए। तो जब चेंज इन वेलोसिटी होगा तब एक्सेलरेशन होगा। अगर वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा होगा तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव कहलाएगा, वेलोसिटी डिक्रीज कर रहा होगा तो एक्सेलरेशन नेगेटिव कहलाएगा, वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं होगा तो एक्सेलरेशन जीरो होगा। तो वेलोसिटी है लेकिन चेंज इन वेलोसिटी नहीं है, वेलोसिटी है लेकिन चेंज नहीं हो रही है, मतलब सेम डायरेक्शन में सेम स्पीड से अगर मोशन हो रहा है, कोई कार एक ही स्पीड से 80 किलोमीटर पर आवर से एक ही दिशा में चली जा रही है, भागी जा रही है, तो वहां पे एक्सेलरेशन जीरो है, जबकि खूब तेजी से भाग रही है लेकिन एक्सेलरेशन नहीं है। क्यों? क्योंकि उसकी स्पीड में कोई बदलाव ही नहीं हो रहा, ना तो डायरेक्शन वो बदल रही है बॉडी और ना तो उसकी स्पीड में कोई चेंज आ रहा, उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट बनी हुई है। तो सोचिए कितना मतलब अच्छा मतलब जो है एग्जाम्पल है कि वेलोसिटी भी है लेकिन एक्सेलरेशन जीरो है। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी चेंज ही नहीं हो रही है। तो ये बच्चों एक्सेलरेशन के बारे में और उसके टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन के बारे में आज हम लोगों ने डिटेल से समझा है। बच्चों आज का लेक्चर यहीं पे खत्म करते हैं, और अगर आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो इसको ढेर सारी लाइक्स करिए बच्चों, और इसको अपने फ्रेंड सर्किल में
आप इसको फैलाइए, क्योंकि जितने लोगों तक ये जो है वीडियो पहुंचेगा उतना हम लोगों का जो पर्पज है वो सॉल्व होगा। क्योंकि जो एजुकेशन है सब तक पहुंचनी चाहिए, सभी तक पहुंचनी चाहिए, क्योंकि एजुकेशन जितने बच्चों तक पहुंचेगी उतना ही अच्छा है।